हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शिवम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। और वो टॉपिक आपको पता है कौन सा आएगा? रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये आपने याद रखना है। ये मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं, इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं इसके बारे में, पर आपको पता है ये टर्म भी हमें किसी एक पर्सनालिटी ने दी हुई है। ठीक है, ये भी हमें एक टर्म पर्सनालिटी ने दी हुई है एक, वो कहेंगे वीडी सावरकर आएंगे। और ये बड़ी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया हुआ है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है किन्होंने कहा था, वो आएंगे वीडी सावरकर। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये टॉपिक, पर ये सारा का सारा टॉपिक आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक चीज़ आपके लिए जो है बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट मेजर इंडियन रेसिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ये चीज़ आपको पता ही है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 10 मई 1857 को क्या होता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है। और ये कहाँ से शुरू होता है? आर्मी कैंटोनमेंट ऑफ द मेरठ। एक और चीज़ मैं बता दूं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है क्या कहा जाता है? सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में आगे चलते हैं। याद रखना आपने, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब शुरू हुआ था? इट स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से हुआ था। और ये अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में कब पहुंचा था रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये पहुंचा था 12 मई फिर 1857 को। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना, इसको ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने में अराउंड 1 साल लग गया था। ठीक है, तभी द सिप्रेशन ऑफ दिस रिवॉल्ट वॉज एक्चुअली ए रीकॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और एक और चीज, ये जो रिवॉल्ट था ये खाली नॉर्थ इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। ये भी आपने क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आ गया, 1 साल इसको लगा था। अब जो सबसे जरूरी चीज हमने करनी है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। ठीक है, हमारे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसके बड़े कॉजेज आएंगे, जिसको हमने 5 जो है कैटेगरीज में बांटा हुआ है। सबसे पहले आएगा आपका पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, फिर आता है आपका इकोनॉमिक कॉजेज, सोशो रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज और इमीडिएट कॉजेज। सोशल रिलीजियस कॉजेज आपके कौन से आगे? जो आपके रिलीजियस और उस समय हमारे जो सोशल नॉर्म्स बने हुए थे, उनके ऊपर जो है क्या रीजंस थे। तो चलिए सबसे पहले आता है आपका पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, इसमें 2 चीजें सबसे जरूरी आएगी। सबसे पहले आता है सब्सिडेरी अलायंस। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्सिडेरी अलायंस आएगा। और दूसरा क्या आएगा? आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, सब्सिडेरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो सब्सिडेरी अलायंस है, ये किसके द्वारा लाया गया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली। ठीक है, लॉर्ड वेल्सली के द्वारा। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये किन्होंने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या पॉलिटिकल कॉजेस इसलिए जरूरी है, देखिए ना क्या होता है, अगर लीडर ही नहीं खुश होंगे तो जनता कैसे खुश हो सकती है? तो हमारे उस समय इंडिया के जितने भी राजा थे, इनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने इस तरह के ऐसे रूल्स लाए हुए थे, जिसकी वजह से जो हमारे नेटिव इंडियन रूलर्स थे, इन्होंने क्या किया? लोकल लोगों को इंस्टिगेट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, जैसे देखिए सितारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर और अवध, यहाँ के जो रूलर्स थे, इनको कंपेल किया गया या इनको ऑर्डर किया गया कि आप जो अपनी स्टेट्स हैं वो क्या कीजिए? ब्रिटिशर्स को दे दिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स को दे दीजिए, जिसमें से आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल आएंगी रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की एग्जांपल आएंगी। अगर आपसे पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई के लड़ने का क्या कारण था, वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। अब एक्चुअली होता क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनके हस्बैंड का नाम था गंगाधर लक्ष्मण राव, झांसी से थे ये। अब एक्चुअली चक्कर क्या था, इनका ना अपना कोई लीगल हायर नहीं था, मतलब कि इनका जो है अपना बेटा नहीं था, बायोलॉजिकल सन कोई नहीं था। तो इन्होंने क्या किया था, जो आगे बेटा, जिनकी हम हमेशा इमेजेस देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, बच्चे के साथ जो है घोड़े पे सवार वो ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं ना, एक्चुअली ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया था, जो लॉर्ड डलहौजी ने हमारे यहाँ पे रूल लाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहता था कि आपने क्या करना है, इंडियन रूलर्स ने, अगर आपका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं ना है, तो जो वो स्टेट है वो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, कोई भी राजा जिसका अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है,
जब तक वो राजा जिंदा है तब तक वो स्टेट उसके अंडर है। उसके मरने के बाद वो स्टेट के जितना भी एरिया है, जितनी उसकी ट्रेजरी है, सब कुछ जो है वो किसके अंदर आ जाएगी? ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है। और उनको जो है, चाहे उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया है, किसी को राजा डिक्लेयर किया है, नहीं किया है, तो वो हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तभी जो है झांसी से अपनी वॉर को जो है क्या किया था, शुरू किया था, क्योंकि उनके जो अडॉप्टेड सन थे वो पूरी तरह से डिक्लेयर थे कि यही क्या होंगे, आगे राजा बनेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया, जो हमारा लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा आता है, मैं यहां पर आपको बता दूं, सब्सिडेरी अलायंस। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी चीज मैं लिख देता हूं, सब्सिडेरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडेरी अलायंस एक्चुअली क्या होता था, ये किसने लाया था? लॉर्ड वेल्सली ने लाया था। सब्सिडेरी अलायंस में क्या होता था, देखिए ब्रिटिशर्स ना 1857 आने तक हमारे इंडिया के, ऑलमोस्ट इंडिया के क्या हो गए थे, एक तरह के मालिक वो बन गए हुए थे। तो वो छोटी छोटी स्टेट्स जो ब्रिटिशर्स ने अभी कॉन्कर नहीं की हुई थी, उनके पास वो जाते थे और उनको ना एक ना फ्रेंडशिप प्रपोजल देते थे वो। ठीक है, क्या करते थे? फ्रेंडशिप प्रपोजल देते थे। और उसमें वो कहते थे कि आप क्या कीजिए, आप ना देखिए, आपकी जो है स्टेट बड़ी छोटी है, आपके पड़ोसी आपके दुश्मन है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि ये पड़ोसी आपके ऊपर अटैक करें, आप तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे। या हम ब्रिटिशर्स ही, जब तक आप हमारे दोस्त हैं तब तक हम आपको बचाएंगे, जब तक हमारा कभी अगर दिमाग खराब हुआ तो अगर हम आपके ऊपर अटैक कर दें फिर क्या करो? तो राजा को ना बड़े प्यार से डराया जाता था और फिर उसको कहा जाता था कि आप एक काम करो, इसका सॉल्यूशन देते हैं, आप ना करो, अपनी ना आर्मी सारी की सारी सरेंडर कर दो। सब्सिडेरी अलायंस में यही होता था, आपको क्या करना है, अपनी सारी की सारी आर्मी को डिसबैंड कर देना है। मतलब जितने आपके सोल्जर हैं, 1 हैं, 10 हैं, 10,000 हैं, 10 लाख हैं, ये सबको आप निकाल दो। एक तो आपका खर्चा बचेगा वो। तो राजा कहता भाई तू तो ये सॉल्यूशन देने आया है या मेरी प्रॉब्लम और बढ़ाने आया है? मैं सोल्जर्स चाहे मेरे 5 हो, 50,000 हो, मैं लड़के मरना ज्यादा पसंद करूंगा ना, अगर मरने की बात आएगी। तो जो ब्रिटिशर्स है, इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया और बोला कि आप एक काम करो, हमारी आर्मी यहाँ पे रखो। जैसे हमारी आर्मी की कोई एक रेजिमेंट है, वो आपकी स्टेट में रहेगी। तो राजा कहता चलो अच्छी बात है, रख दो। तो ब्रिटिशर्स ने बोला एक काम है, ये जो 20,000 की फौज आपके यहाँ पर रहेगी ना, तो आपने क्या करना है, इनको घर प्रोवाइड करना है, इनको रहने की जगह देनी है, इनको खाने पीने का सामान सब कुछ देना है, और इनकी सैलरी भी जो है आपने सारी की सारी देनी है। ठीक है, तो यही था सब्सिडेरी अलायंस। दूसरा ऑप्शन दिया जाता था, यहाँ तो तू एक काम कर, सीधा ना रिटायर हो जा, तो अपनी पोस्ट से रिटायर हो जा। राजा फिर कहता था यार ये कौन सी अब आप सॉल्यूशन दे रहे हो, पहला वाला सॉल्यूशन भी बेकार है, ये तो उससे भी बेकार है। तो राजा कहते थे यार तू एक काम कर, तू ना रिटायर हो जा, तेरे को पूरे साल का, जैसे सपोज कर तेरी स्टेट से मिलता है 50,000 रुपया वो टैक्स, हम तेरे को ₹1,00,000 देंगे। और इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता था? पेंशन कहा जाता था। इन्होंने बोला तू रिटायर हो जा, हम तेरे को क्या किए देंगे, पेंशन वगैरह दिए दे करेंगे, तेरे को कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखनी, कोई किसी के साथ सिर खपाई नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना, हम तेरे को बिना कुछ किए हुए ये इतना पैसा दे रहे हैं। तो राजा फिर क्या करता था, सब्सिडेरी अलायंस में साइन कर देता था कि मेरे को पेंशन ऑफ कर दो, तो मैं अपना किसी और जगह जाके क्या करूंगा, आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। ठीक है, अब एक और चीज, यहां से आते हैं नाना साहिब। नाना साहिब के बारे में बात बता दूं, ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा, जिनका नाम था बाजीराव टू। बाजीराव टू के बारे में बता दूं, इन्होंने 1802 में क्या किया था, सब्सिडेरी अलायंस साइन की थी। अब एक्चुअली क्या होता है, सब्सिडेरी अलायंस में पेशवा कहते हैं कि हमें पेंशन मंजूर है, जो हमारी पेंशन बनती है दे दो। अब पेशवा बाजीराव, जब पेशवा के जो आगे बेटे थे, जब इनकी बारी आई ना, तो ये भी रिटायर्ड ही थे। तो इन्होंने जब डिमांड की कि हमें क्या कीजिए, मुझे भी पेंशन दीजिए, अब आपने मेरी क्यों पेंशन रोकी है, तब ब्रिटिशर्स ने उनको बोला कि अब हमारे यहाँ पर जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी लग गया हुआ है। पहले नहीं था, अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा हुआ है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमें अलो नहीं करता कि एक अडॉप्टेड सन को उसके फादर के जो है हक दिए जाएं। तब जो है नाना साहिब ने मराठा एम्पायर में, ठीक है, महाराष्ट्र में रहते हुए क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वहां के लोकल मराठी लोगों को क्या किया, भड़काना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को जो है लगा कि नाना साहिब क्या है, इनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, नाना साहिब को वहां से उठा के क्या कर दिया, कानपुर में कर दिया शिफ्ट। ये था सब्सिडेरी अलायंस का नुकसान एक। ठीक है, तो नाना साहिब कानपुर में चले गए, तो फिर नाना साहिब ने वहां पे भी क्या किया, कानपुर के लोगों को भी जो है अपने साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है हमेशा इकट्ठा किए रखा। अब तीसरी चीज आती है अवध, जो हमारे पॉलिटिकल कॉजेस में आता है। पहला हमने क्या किया, पॉलिटिकल कॉज में हमने किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, और लॉर्ड डलहौजी की वजह से ही क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ते हैं।
दूसरा आता है हमारा नाना साहिब जो कानपुर से लड़े थे, ये किसकी वजह से लड़े थे? सब्सिडेरी अलायंस की वजह से। और सब्सिडेरी अलायंस मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ये किसने लाया था? लॉर्ड वेल्सली ने। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा आता है अवध। अब देखिए, अवध के जो नवाब थे ना, अवध के नवाब का नाम था नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, क्या नाम था इनका? नवाब वाजिद अली शाह। अब देखिए, इनका अपना बेटा भी था। ठीक है, तो इसका मतलब इनके ऊपर एक तो इन्होंने सब्सिडेरी अलायंस भी साइन नहीं किया हुआ था, दूसरा इनका अपना बायोलॉजिकल सन भी था। तो ब्रिटिशर्स जो है इनकी स्टेट को कॉन्कर भी नहीं कर सकते थे अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पर ब्रिट एक होता है ना, जब बंदा जिद में आ जाता है, भाई तेरे साथ खुंदक करनी ही करनी है मैंने, चाहे जो मुझे बहाना मिले या ना मिले, मैंने तेरे को मारना ही मारना है। कोई बहाना हो या ना हो, मैं मार के ही रहूंगा तेरे को। तो वही जो बहाना था ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर कौन सा लगाया? मिस गवर्नेंस का। ये वही बात आ गई कि स्टेट अब लेनी लेनी है, अब हमारी मनमर्जी है, जैसे मर्जी ले हम। तो इन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को बोला कि भाई तेरे के ऊपर हम तेरी जो है स्टेट तेरी कैप्चर कर रहे हैं, हम अपने अंडर कर रहे हैं। तो लोगों ने जब पूछा कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, तब उनके ऊपर चार्जेस लगाए मिस गवर्नेंस के कि भाई इनको काम करना ही नहीं आता। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? और मिस गवर्नेंस के इनके ऊपर चार्जेस किन्होंने लगाए थे? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में। और फिर अवध से क्या हो जाता है? अवध से फिर क्या करते हैं, नवाब वाजिद अली शाह की जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, वो लोगों को जो है भड़काना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलूं अब आगे। फोर्थ जो हमारा पॉलिटिकल कॉज आता है वो आते हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। लॉर्ड डलहौजी ने एक और जो है बारबैरिक अनाउंसमेंट की हमारे इंडिया में। उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो सक्सेसर है बहादुर शाह जफर के, उनको अपने रेड फोर्ट को जो है क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रेड फोर्ट क्या था? मुगलों की धरोहर था, और बहादुर शाह जफर या मुगल जो भी फैमिली थी वो सारी की सारी वहीं पर रहती थी। तो बहादुर शाह जफर को क्या किया गया? वहां से कुतुब मीनार के पास जो है गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, वहां पे शिफ्ट किया गया। ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर जो है लास्ट ऐसे पर्सन होंगे जिनको हम महाराजा का टाइटल देंगे। इनके मरने के बाद क्या ही कोई मुगल और क्या ही कोई हिंदू किंग हो गया या सिख किंग हो गया, हम किसी को महाराजा का टाइटल नहीं देंगे, हम उनको खाली जो है प्रिंसेस का क्या करेंगे? टाइटल देंगे। और बहादुर शाह जफर के साथ जब जीते जी ऐसा जब सलूक किया जा रहा था, तब इंडियन लोगों को जो है थोड़ी नाराजगी ज्यादा बढ़ गई कि ये अगर हमारे इतने बड़े बादशाह के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, डलहौजी ने क्या किया था? टाइटल जो है तंजौर के और कर्नाटका रूलर्स के वो भी सीज कर दिए, और उनके जो ट्रेडिशंस होते थे कि वो अपने कॉइन्स के ऊपर अपने नाम जो है डिपिक्ट करते थे, वो भी इसने बंद करा दिया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग का एक और अनाउंसमेंट आता है, जैसे बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद क्या होगा? मुगल्स अपने टाइटल्स जो है सारे के सारे छोड़ देंगे, और इनको हम जो है खाली क्या कहेंगे? प्रिंसेस कहेंगे। ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल कॉजेस थे जिसकी वजह से वहां के जो स्टेट के जो लीडर्स थे उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। जैसे बहादुर शाह जफर हैं, जब दिल्ली में इनके साथ ऐसा हुआ तो दिल्ली के लोग बहादुर शाह जफर को सिंपैथाइज करते हुए क्या हुए थे? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लड़ पड़े। फिर झांसी आ गया, रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हुए लोग लड़े। अवध के बारे में मैंने आपको बताया, नवाब वाजिद अली शाह के साथ जब इतना बड़ा धोखा किया गया, तब वहां के लोग जो है इनके खिलाफ जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अब दूसरा आता है आपका इकोनॉमिक कॉज। देखिए, धर्म हो गया या कोई भी चीज होगी, आप तब तक फॉलो कर रहे हो जब तक आपकी जेब में पैसा है। जब आप गरीब हो जाओगे ना, एक गरीब इंसान का कभी कोई धर्म नहीं होता है, ये हमें पता है। उसी तरह हम लोग जो हैं, अब देखिए ना क्या होता है, राजा होते हैं 10-12, पर लोग होते हैं हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, है ना? यही होता है ना। राजा लड़के क्या कर लेंगे जब तक प्रजा ही नहीं उनका साथ देगी, और हमारे देश को बनाता है हमारे देश के लोग। अब इकोनॉमिक कॉजेस में क्या हुआ? हमारे देश की सारी जो नॉर्थ इंडिया की जनता थी वो हुई इकट्ठी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश के मैक्सिमम जो लोग थे, मैक्सिमम क्या, ऑल ऑफ द पर्सन्स वर फार्मर्स। चाहे वो उस समय सोल्जर्स थे, चाहे वो दुकानदार थे, चाहे वो जो मर्जी थे, पर उनकी अपनी पर्सनल लैंड जो होती थी ना, एग्रीकल्चर लैंड होती थी। अगर उनकी फैमिली में 10% होते थे तो उसमें से 8 या 9% तो खेती बाड़ी का ही काम देखते थे। ठीक है, तो इन्होंने इकोनॉमिक कॉजेज से क्या किया? हमारे इंडिया की उस समय 100% जो पॉपुलेशन थी ना, इन सबको क्या करना शुरू कर दिया? तंग करना शुरू कर दिया टैक्सेस लगा के। जब लोग नाराज तो देश अपने आप नाराज हो जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो था लोगों का डिसकंटेंट। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। अब इसमें आता है सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट। अब आपने इकोनॉमिक कॉजेज में क्या क्या याद रखना है?
परमानेंट सेटलमेंट जो किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये कहां पे लाया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1793 में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया था, हमारे देश में जमींदारी सिस्टम लाई। ठीक है, जमींदारी सिस्टम लाई, और इसमें इन्होंने बोला था कि जो जमींदार हैं वो क्या करेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे, और जो रेशो होगा, ठीक है, जो जमींदार क्या करेंगे, जितना पैसा इकट्ठा करेंगे उसमें 11% किसके पास होगा, जमींदारों के पास होगा, और 89% किसके पास होगा, ब्रिटिशर्स के पास होगा। अब देखिए, ब्रिटिशर्स जो है 100 का 100% खुद भी कमा सकते थे ना, पर उन्होंने जमींदारों को जो है क्यों परमिशन दी कि आप 11% अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि जमींदार देखिए उस समय क्या होते थे, सबसे अमीर लोग होते थे। ठीक है, गांव के जो सबसे अमीर लोग होते, सबसे अमीर या सबसे बदमाश आप कह सकते थे, सबसे चोर या सबसे ठग, जो सबसे ठग लोग होते थे वही जमींदार बन सकते थे। अब लोग उनसे डरते थे। ठीक है, तो जमींदार कभी भी जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ सुनेंगे नहीं ना, क्योंकि उनसे जो है उनका घर चलना शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स का। अब ब्रिटिशर्स को यह पता था कि जब भी अगर लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, कुछ भी अगर बोलना शुरू कर देंगे, तो ये जो क्या कहते हैं जमींदार जो है ये इनको पहले ही क्या कर देंगे, चुप कर देंगे। दूसरा आता है रियॉटवाड़ी सेटलमेंट। रियॉटवाड़ी सेटलमेंट जो है 1820 में लाया गया था, किसके द्वारा, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, मद्रास में। तीसरा जो टैक्स सिस्टम था वो था महलवाड़ी सिस्टम, जो 1833 में किसके द्वारा लाया गया, होल्ड्स मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, होल्ड्स मैकेंजी के द्वारा, कहां पे, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और मध्य प्रदेश में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय डायरेक्ट टैक्स लगाए। ठीक है, तो एक पर्सन के ऊपर 3 तरह के टैक्स लगाए गए, कौन कौन से, परमानेंट सेटलमेंट, रियॉटवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट। अब जब एक पर्सन 10 रुपए में से अगर 8 या 9 रुपए टैक्स ही दे रहा है, तो वो क्यों ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं बोलेगा। ठीक है, बताइए क्यों नहीं वो बोलेगा उनके खिलाफ। तो इसी की वजह से हमारे इंडिया के उस समय जितने लोग थे, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, या जितने भी हमारे फार्मर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ डायरेक्ट जो है इन्होंने क्या कर दिया था, अटैक शुरू कर दिया था। तीसरा आता है सोशो रिलीजियस कॉजेस। अगर हमारे इंडिया की बात की जाए, हमारे इंडिया में धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी है। एट प्रेजेंट 2024 की बात की जाए, 2025, या जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे ना, हमारे देश में कम्युनलिज्म या रिलीजन के ऊपर लड़ाई जो है बढ़ती जाएगी। तो आज से 300 साल पहले सोचिए धर्म के नाम पे कितना कुछ हो जाता होगा। ठीक है, जब किसी का मतलब दूसरे धर्म के लोगों का चेहरा देखना भी लोग जो है पसंद नहीं करते थे, तो ये सोशल रिलीजियस कॉज तभी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसने उस समय हमारे देश के जो है रिलीजन को जो है इन्वॉल्व किया, और उस समय का हमारा देश क्या था, पूरी तरह से था ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या आता है, जैसे सती प्रथा आ गया। ठीक है, सती प्रथा, इसने हमारी सती प्रथा जो है क्या की, हमारे देश में सती प्रथा बैन हो गई थी। सती प्रथा अगर आपको पता होगा, सती प्रथा हमारे देश में किनकी कोशिशों की वजह से बैन हुई थी, ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ये तो आपको पता है, राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा के खिलाफ क्या किए थे, कैंपेन्स किए थे। और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, विच गवर्नर जनरल बैंड सती प्रथा इन इंडिया, ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन थे वो, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने क्या किया था, 1829 में हमारे इंडिया में सती प्रथा कर दी थी बैन। ठीक है, और दूसरा जो आता है वो आता है कि विडो रिमैरिज एक्ट हमारे इंडिया में कब पूरी तरह से बैन हुआ। ठीक है, विडो रिमैरिज एक्ट जो है हमारे देश में कब लाया गया था, 1856 में लाया गया था। ठीक है, 1856 में ये लाया गया था। ब्रिटिशर्स ने देखिए दो तरह से हमारे देश में क्या किया गया, रिलीजन के ऊपर अटैक किया। पहला हमारा सती प्रथा बैन कर दिया, विडो रिमैरिज एक्ट लाया, और उसके बाद जो है इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन के लिए जो है बातें करना शुरू कर दी। ठीक है, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए बातें करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमारे देश में जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन सोसाइटी थी, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ होगी। इन्होंने बोला कि यार आप हमारे साथ इतना कुछ कर रहे हो, पर आप हमारे धर्म के साथ क्यों वो जो है वो कर रहे हो, इंडल्जेंस कर रहे हो। तीसरा आता है जो क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे देश में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्रिश्चियन मिशनरीज जो है हमारे देश में लीगलाइज कब हुई थी, ये हुई थी हमारे देश में चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये वही चार्टर एक्ट है जिसने हमारे देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को लीगलाइज कर दिया था कि आप इंडिया में आके क्या कर सकते हैं,
क्या कहते हैं, एनलाइटमेंट पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों को क्रिश्चियनिटी के लिए बता सकते हैं। पर ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, ये हमारे देश में क्या करना शुरू कर गए, लोगों को फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब लोगों को इससे डर ये हो गया कि हमारा धर्म और दीन जो है दोनों क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तब लोगों ने फिर धर्म को यूज़ करके क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और हमारे देश की जो आइडोल्ट्री है, जो मूर्ति पूजा है, इसको जो है चैलेंज किया गया। ठीक है, हिंदू गॉड्स का जो है मजाक वगैरह उड़ाया गया। तो ये हमारे जो है क्या हुए, ये बने हमारे रिलीजियस कॉजेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, अब एक और चीज़, लैंड्स जो है टेम्पल्स और मॉस्क के, इनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और वो फैमिली जैसे पंडित हो गए, मौलवीस वगैरह हो गए, इनको जो है इकोनॉमिकली विक्टिमाइज किया गया। फिर उसने जो है इंडियंस को जो है, हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उस समय इंडियन सोल्जर्स होते थे, इनको मिक्स में जो है रहना करना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे क्या थे, मेजर क्या थे, रिलीजियस कॉजेज थे। अब आएगा हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कॉज, मिलिट्री कॉज। ठीक है, तो चलिए आपके नेक्स्ट कॉज के ऊपर चलते हैं, मिलिट्री कॉज। अब मिलिट्री कॉज इसलिए मैं आपको बता दूं, देखिए चक्कर पता है क्या है? जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना, इसमें ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी में मैक्सिमम क्या थे, इंडियन सोल्जर्स थे। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो चलिए उसमें चलते हैं आप। एक्चुअली जो इंडियन सिपाहीज थे, ये हमारे ब्रिटिश आर्मी में उस समय सबसे ज़्यादा थे। और सोल्जर्स कहाँ कहाँ से आते थे, अवध, रोहिलखंड, बंगाल, बिहार, बॉम्बे। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स होते थे। पर इनकी जो है सोल्जर्स की ग्रीवियंसेस थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पहला, ब्रिटिशर्स ने लाया जनरल सर्विसेज स्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1856। ये बड़ा ही ज़रूरी आपका मिलिट्री कॉज आता है। क्यों? एक्चुअली चक्कर पता है क्या है, पहले हमारे इंडिया में क्या होता था, ये ना एक टैबू माना जाता था कि आपने जो है देश छोड़ के बाहर नहीं जाना। अगर आप देश छोड़ के बाहर जाते हो तो आपका धर्म क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये हमारे हिंदुइज्म में एक तरह का टैबू था। तो ब्रिटिशर्स को ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए ना, सबसे ज़्यादा अगर सोल्जर्स ही इंडियंस हैं, अगर उनमें से भी सबसे ज़्यादा हिंदूज हैं, तो अगर वही लड़ने से मना कर देंगे तो ब्रिटिशर्स अपना एम्पायर कैसे बढ़ाएगा? ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर कैसे बढ़ाएगा? तभी उन्होंने हमारे देश में जनरल सर्विसेज इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया। ये इस्टेब्लिशमेंट आएगा, यहाँ पे मैंने एनलिस्टमेंट एक्ट कर दिया हुआ है। इसमें क्या हो गया, इंडियन सोल्जर्स के लिए पूरी तरह से मैंडेटरी हो गया कि आपने क्या करना है, ओवरसीज में जॉब करनी है। जैसे आपने ब्रिटेन जाना है या श्रीलंका जाना है या आप अफगानिस्तान, आप क्या करेंगे, बाय सी जाएंगे, तो सी के थ्रू आपने जाना ही जाना है। उस समय क्या होता था, ये माना जाता था समुंदर पार करोगे आपका धर्म पूरी तरह से खत्म। तो इंडियन सोल्जर्स को बड़ा ज़्यादा चढ़ा इसमें गुस्सा। ठीक है, तो हिंदूज में उस समय क्या था, ये सबसे ज़्यादा माना जाता था कि अगर आप क्या करते हो, अपनी कास्ट लूज कर देते हो जब आप सी या ओशन को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, चलिए हिंदू नॉर्म्स के ये खिलाफ था। और एक और चीज़, इंडियंस को जो है इन्फीरियर समझा जाता था। ठीक है, इंडियंस को इन्फीरियर समझा जाता था और इंडियन सोल्जर्स को जो है हमेशा लेस सैलरी मिलती थी अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के मुकाबले। ठीक है, जैसे सपोज करो क्या हो गया, आप मतलब दो हवलदार हैं वहाँ पर, एक है इंडियन और दूसरा है जो क्या कहते हैं, यूरोपियन। अगर यूरोपियन की 10 रुपये अगर उस समय क्या थी, सैलरी थी, तो इंडियंस की होती थी 6 या 7 रुपये। तो ये उस समय क्या होता था, इनडिफरेंस होता था। और उस समय जो है एक और चीज़ मैं बता दूं, डबल भत्ता भी नहीं मिलता था। ठीक है, नो डबल भत्ता फॉर इंडियंस। अब देखिए क्या हो गया, जनरल सर्विसेज इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ने क्या कर दिया, हमारे देश में मैंडेटरी कर दिया इंडियंस के लिए कि आपने क्या करना है, सर्विसेज देनी ही देनी है बाहर जाके। ठीक है, अब क्या हो गया, धर्म जो है कभी भी रोटी के ऊपर नहीं जा सकता। अब उन इंडियंस ने क्या किया, उस समय सेक्रीफाइस किया अपने धर्म को और वो चले गए फॉरेन में। ठीक है, धर्म को छोड़ के गए, पर फिर भी उनको जो है इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे, डबल सैलरी नहीं मिलती थी। जबकि यूरोपियंस को जो है वो इंडिया में अगर जॉब करे थे उनको ये चीज़ मिल रही थी। ठीक है, तो ये भी इंडियंस को जो है गुस्सा चढ़ा। अब एक और चीज़, 3/5 जो है रिक्रूट्स बंगाल आर्मी में, वो कहाँ से थे, वो थे अवध से या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसियस थे। और मैक्सिमम जो क्या थे, हाई कास्ट ब्राह्मण थे या राजपूत फैमिलीज थे। और इनको जो है क्या किया जाता था, लो कास्ट जो हिंदूज थे या लो कास्ट इंडियंस थे उनके साथ बिठाया जाता था। और उसमें फिर क्या हो गया, जो हमारे अपर क्लास जो हिंदूज थे, इनको जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय प्रमोशन के चांसेस बड़े कम थे इंडियंस के लिए। ठीक है,
इंडियंस जो है कभी भी सूबेदार के रैंक के ऊपर नहीं जा सकते थे, तो ये भी एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से लोगों को चढ़ा गुस्सा। ठीक है, चलिए अब आगे। पहले जो सोल्जर्स होते थे, जैसे डबल भत्ता वाला मैंने आपको बता दिया ना, इनको डबल भत्ता जो मिलता था पहले वॉर के टाइम पीरियड में, पर इंडियंस को जो है किसी तरह का नहीं दिया गया। इसी के साथ हमारे देश में लाया गया पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। ये अगर आपसे पूछा जाए किसने लाया था, ये लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ही हमारे देश में जो है पोस्ट ऑफिस लाया हुआ है। और भी यही चीज़ें मैं आपको बता दूं क्या क्या लाई हुई है इन्होंने। रेलवेज हमारे देश में इन्होंने लाया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राफ्स इन्होंने हमारे देश में लाया हुआ है। फिर उसके साथ जो है पोस्ट ऑफिस इन्होंने लाया हुआ है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन्होंने लाया हुआ है। ये सब जो है इन्होंने लाया हुआ है। पोस्ट ऑफिस एक्ट में क्या हो गया, क्यों ये हमारा एक कॉज बना। एक्चुअली देखिए, जो इंडियन सोल्जर्स थे जो अपने घरों से दूर सर्विसेज कर रहे थे, इन्होंने अपने घरों में चिट्ठी नहीं भेजनी होती थी कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, जो भी XYZ उन्होंने खबर देनी होती थी। अब ब्रिटिशर्स ने मैंडेटरी कर दिया कि आपने अगर चिट्ठियाँ भेजनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी हमें देनी पड़ेगी। एक जो टिकट होती है ना, डाक टिकट, वो आपको खरीदनी पड़ेगी। अब इनको इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा कि यार ये भाई बिल्कुल ही नीचता पे आगे हुए हैं, हम इनके लिए मर रहे हैं, हम इनके लिए इनको एरियाज जीत के दे रहे हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, हमसे छोटी से छोटी चीज़ों के लिए पैसे ले रहे हैं। तब इंडियंस जो है बड़े ज़्यादा गुस्से हो गए। अब इन्होंने बोल दिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये जो अंग्रेज़ जो है हमारे हाथों मरेंगे ज़रूर। अब उसके साथ कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं होती थी। ठीक है, नो रिलीजियस आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी इस समय जो इंडियंस होते थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो मुस्लिम्स थे, इनको किसी भी तरह की जो है रिलीजियस आइडेंटिटी अपने शरीर में रखने की जो है अनुमति नहीं थी। बियर्ड मुस्लिम्स के लिए जो है वहाँ पे प्रोहिबिटेड कर दी गई। मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, सिख सोल्जर्स को बोला गया कि आपने भी कोई जो है बियर्ड नहीं रखनी है, आपको भी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। मुस्लिम्स को बोला गया। हिंदूज जो है इनको बोला गया आपने तिलक नहीं लगाना, टर्बन नहीं जो है बांधना, सरदारों के लिए जो है आपने पग नहीं पहनी है। तो इसकी वजह से जो है ये एक तरह का रिलीजियस और मिलिट्री दोनों कॉजेज बने हैं। अब आता है फाइनल आपका शोडाउन, जिसको कहा जाता है इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज था आपका, ठीक है, इमीडिएट आपका कॉज था, वो था काऊ एंड पिग फैक्ट्स। ठीक है, क्या थे आपके, काऊ एंड पिग फैट्स। अब ये क्या चीज़ थी ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग ने उस समय ऑर्डर किया था। अब एक्चुअली क्या था, ज़रूरी क्या हुआ, हमारे उस समय इंडिया में जो है एक नई तरह की राइफल इंट्रोड्यूस की गई। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आप जानते होंगे, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ब्रिटिशर्स ने उस समय क्या किया था, हमारे देश में एक ऐसी बंदूक लाई थी जिसके कारतूस जो है वो किससे बने हुए थे, गाय और सुअर की चमड़ी से बने हुए थे। ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, यही जो है इमीडिएट कॉज था। पर आपसे पूछा जाएगा कि उस राइफल का नाम क्या था। ठीक है, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। हम जो लड़के हैं, हम ये नाम पूरी उम्र याद रखेंगे, क्योंकि हर एक इंडियन जो है बॉय का, टीनेजर का एक सपना होता है कि रॉयल एनफील्ड हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए। तो ये एनफील्ड राइफल जो है 1856 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इससे पहले जो इनफील्ड राइफल से पहले जो राइफल होती थी उसका नाम था बेस राइफल। ठीक है, उसका नाम था बेस राइफल, और एसएससी ने यहाँ तक ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए क्या हो गया, एनफील्ड राइफल की जो कारतूस थी वो किससे बनी थी, गाय और सुअर के चमड़ी से बनी थी। एक्चुअली क्या होता था, इसकी जो कारतूस होती थी ना, जिसके अंदर गन पाउडर और वो बुलेट रखी होती थी, उसको अपने मुंह से जो है क्या करना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था या उसको खींचना पड़ता था। ठीक है, और जब आपने गाय या सुअर की चमड़ी अपने मुंह से लगा दी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों का धर्म जो है क्या हो गया, उसी समय खत्म हो गया। ठीक है, बेस्ट राइफल आ गया। अगर ये पता उस समय जो सिपाही थे, इनको लगा था कि अगर आप कैप्स जो है उनकी कार्ट्रिजेस की खोलोगे मुंह से, तो उनका जो है रिलीजियस खत्म हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम को जो है ये पूरी तरह से एक मौका लगा, मतलब एक पूरी तरह से बिलीव हो गया कि ब्रिटिशर्स ना हिंदूज के ना मुस्लिम्स के जो है सगे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जिसने रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक तरह का शुरू किया वो थे हमारे मंगल पांडे। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में आपने 4 डेट्स याद रखनी है। पहले रखनी है 10 मई, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। पहले आती है आपकी 29 मार्च। ठीक है, फिर आती है आपकी 8 अप्रैल। ठीक है, फिर आती है आपकी 10 मई। ठीक है, फिर आती है आपकी 12 मई। 29 मार्च को क्या होता है, मंगल पांडे को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है।
8 अप्रैल को मंगल पांडे को जो है क्या किया जाता है, फांसी पे चढ़ाया जाता है। 10 मई को रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है। 12 मई को जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 दिल्ली में पहुंच जाता है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो एक क्या थे, यंग सोल्जर थे, कहाँ के, 34th इन्फेंट्री, कहाँ के, बैरकपुर के। इनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, क्यों? इन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को मारा था। एक्चुअली यही वो सबसे पहली पर्सनालिटी थे जिन्होंने गाय और सुअर की बनी हुई वो कारतूस को जो है क्या किया था, अपने मुंह से लगाया था। इनको पूरी तरह से विश्वास था कि ब्रिटिशर्स इनके साथ ऐसा नहीं गलत कर सकते हैं, वो और कोई लेदर होगा। पर जब इनको पता चला था कि ये सच में गाय और सुअर की चमड़ी से बना था, तब इन्होंने क्वेश्चनिंग के बहाने में या जैसे भी मर्जी गुस्से आकर अपने जो है 2 सुपीरियर ऑफिसर्स को मार दिया था। ठीक है, और इनको जो है 8 अप्रैल को क्या किया गया, फांसी पे चढ़ाया गया। अब बीच में डेट आती है 24 अप्रैल। 24, एक और चीज़, ये हाँ, ये मैंने आपको बता दिया है, जो मंगल पांडे से कहाँ से थे, ये 34th इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर। 24 अप्रैल को क्या होता है, 3rd नेटिव कैवेलरी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहाँ के भी जो 90 इंडियन सोल्जर्स थे, इन्होंने भी मना कर दिया कि हमने ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस नहीं यूज़ करनी। ठीक है, 9 मई को ब्रिटिशर्स ने एग्जाम्पल सेट करते हुए इनके खिलाफ किया कोर्ट मार्शल का ऑर्डर, सॉरी, इनके ऊपर जो है केस चलाया, और उसमें से 85 लोगों को क्या किया गया, लाइफ टाइम, सॉरी 85 को कोर्ट मार्शल किया गया, और 5 जो है उनमें से क्या किए गए, उनको इम्प्रीजनमेंट हुई। अब उसी समय जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे, इनको चढ़ा गुस्सा, तो इन्होंने क्या किया, उस समय की जो आर्मरी थी वहीं पे कोर्ट के जो आर्मी की कोर्ट है उसी के पास जो है गवर्नमेंट आर्मरी थी, जहाँ पे हथियार वगैरह रखे हुए थे। तो इन्होंने 9 मई को ही जो है वहाँ से सारी की सारी आर्मरी लूट गई, और यहीं से 10 मई 1857 को जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है शुरू होता है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कहाँ से शुरू होता है, मेरठ से। ठीक है, चलिए अब आगे। और 10 मई को जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, सॉरी 12 मई को जो है क्या होता है, 12 मई को रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ पर पहुंचता है, 12 मई को पहुंचता है ये दिल्ली में। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जब 12 मई को रिवॉल्ट ऑफ 1857 दिल्ली में पहुंचा था ना, 10 मई को कौन से स्लोगन चले थे, स्लोगन थे दिल्ली चलो। ठीक है, या चलो दिल्ली या दिल्ली चलो आप कह सकते हो। एक और चीज़, और 12 मई को जब दिल्ली जीत ली गई थी ना, उस समय बहादुर शाह जफर को, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो है, इनको क्या किया गया, गद्दी पे बिठा दिया गया दिल्ली। क्योंकि आप जानते हैं इनको क्या किया गया था, पहले जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे कुतुब मीनार के पास, इधर जो है क्या किया गया था, इनको रखा गया था। चलिए, ये आ गया एक छोटी सी चीज़, जहाँ से जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो एरियाज में जो लीडर्स के द्वारा चलाया जा रहा था। दिल्ली में जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 किन के कमांड के अंडर था, वो थे जनरल बख्त खान। और जनरल बख्त खान जो है किन के अंडर आते हैं, ही वॉज द कमांडर ऑफ बहादुर शाह जफर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये किन के अंडर थे, बहादुर शाह जफर के जो है कमांडर थे। और इन्होंने क्या किया था, दिल्ली से रिवॉल्ट ऑफ 1857 को शुरू किया था। 11 मई को शुरू हुआ था, और ब्रिटिश कमांडर जिन्होंने इनको वापस दिल्ली को जीता था वो थे निकोलसन एंड हडसन। लखनऊ से बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला ने जो है क्या किया था, रिवॉल्ट चलाया था। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे। ठीक है, नाना साहिब जो कानपुर से नाना साहिब थे, तांत्या टोपे अजीमुल्ला खान थे, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर आरा से थे बाबू कुंवर सिंह या अमर सिंह। एक चीज़ मैं बता दूं, जो तांत्या टोपे थे ना, ठीक है, तांत्या टोपे जो थे ये क्या थे, कमांडर थे किनके, ही वॉज द कमांडर ऑफ, क्या नाम था उनका, ही वॉज द कमांडर ऑफ नाना साहिब। एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। और जो रानी लक्ष्मीबाई थे ना, जो रानी लक्ष्मीबाई जो आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की जो डेथ होती है, शी डाइड एट, ठीक है, शी डाइड एट ग्वालियर का कालपी फोर्ट। ठीक है, ग्वालियर का जो है कालपी फोर्ट आता है, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। इनकी जो है झांसी में डेथ नहीं हुई थी। ठीक है, झांसी जब इनसे लगा था कि इनको जो है हारा जा रहा है, तब झांसी जो है वो वहाँ से चले गए थे। और एक और चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, झलकारी बाई, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, झलकारी बाई जो है, ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, जब झांसी जीता जा रहा था ना, जो झलकारी बाई जो क्या थी, पर्सनल सर्वेंट थी किनकी, रानी लक्ष्मीबाई की। इन्होंने क्या किया था, शी डिस्गाइज्ड, ठीक है, शी डिस्गाइज्ड हर सेल्फ एज, ठीक है, शी डिस्गाइज हर सेल्फ एज रानी।
ठीक है, इन्होंने अपने आप को जो है रानी की तरह जो है रानी के कपड़े डाल के, रानी के गहने डाल के क्या किया था, अपने आप को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को चकमा दिया था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को मदद हुई थी क्या करने के लिए, झांसी को छोड़ने के लिए। और फिर ये वहीं पे जो है ग्वालियर में जाके वहाँ पे उन्होंने शेल्टर ली थी, और वहाँ पर भी जो है फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हुए उनकी बैटलफील्ड में डेथ हुई थी। और एक और चीज़ बता दूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, या एक बड़ा बेसिक सी चीज़ है, आपने पूरी उम्र जो है एक पोइम ज़रूर पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी। ये जो खूब लड़ी मर्दानी है ना, अगर आपसे पूछा जाए किन्होंने ये लिखी हुई है, वो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है ये क्या लिखी हुई है, खूब लड़ी मर्दानी थी, लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फाइनली आपका जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, और अब जो है 3-4 क्लासेस हमारी क्या होंगी, एमसीक्यू सेशन के ऊपर होगी। ठीक है, एमसीक्यूज होंगी, और उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, कांग्रेस करेंगे। और एमसीक्यूज आपको पता है करना ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज जब तक ना किए हों तो हमारा किसी एक टॉपिक के ऊपर होल्ड अच्छी तरह से नहीं होता है। तो वीडियो खत्म होने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट होती है मेरी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।